इस 11 साल के लड़के ने कोर्ट में अपने माता पिता दोनों पर मुकदमा किया। जज ने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया। ये 11 साल उनके माता पिता ने अनगिनत छोटे भाइयों और बहनों को जन्म दिया, लेकिन अभी उन्होंने हमें छोड़ दिया। माँ को अपने बच्चों की परवाह नहीं है, सारा दिन बस उसकी खूबसूरती, घूमना और मेकअप का ख्याल रखती है। पिता घर पर गहरी नींद में पड़ा रहता है, वो बस बच्चे पैदा करता है। सारा काम जैन के कंधों पर है। पैसे कमाने के लिए उसे एक दिन में कई काम करने पड़ते हैं। जल वितरण, गैस सिलेंडर डिलीवरी, अविश्वसनीय। उसके छोटे कंधे, इतनी भारी चीजें वो कैसे कर सकता है? अन्य दोस्तों को स्कूल जाते हुए देखकर जैन बहुत प्रशंसा करता है। बेशक वो स्कूल जाना और खुशी से रहना चाहता है अन्य बच्चों की तरह, लेकिन इस घर में वो ऐसा नहीं कर रहा। उसे रोज काम करना पड़ता है खाने के लिए, उनका किराया कमाने के लिए। असद गरीब लड़के को देखता है तो उसने उसे कुछ नूडल्स दिए, लेकिन घर के रास्ते में जैन ने गुस्से में नूडल्स को कूड़ेदान में फेंक दिया। घर आकर उसने देखा कि पूरा परिवार अंधेरे कमरे में बंद है, अतिप्रवाहित नाले के नीचे गंदे पानी को साफ कर रहे हैं। माँ ने जैन को देर से घर आते देखा और उसने उसे डांटा। जैन ने न जाने कितने ही काम किए हों या वो कितना ही थक गया हो। इस दयनीय जीवन में जैन का भी गर्मजोशी से समर्थन है। उसकी परी, उसकी बहन सारा। जब तक सारा खुश है उसे लगेगा कि जीवन पूरी तरह से अर्थहीन नहीं है। लेकिन एक सुबह जैन को अपनी बहन में बदलाव का पता चलता है। लड़की का बड़ा होने का समय है। अगर माँ को पता चला तो वो सारा को बेच देगी। ऐसे परिवार में बेटी की किस्मत पैसे पर है। माँ पहले ही चुन चुकी है, जमींदार का बेटा। असद के नूडल्स का मतलब सारा को प्यार से मनाना है, लेकिन जैन वहाँ रोज काम करता है। वो इस आदमी को जानता था, यह एक जानवर है। वो उसकी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए उसने उसका सब कुछ फेंक दिया। वो अपनी बहन को चुपके से ले गया, खून साफ, और उसकी शर्ट दे दी उसके इस्तेमाल के लिए। भले ही वो इतना सावधान था, माँ को अगले दिन पता चल ही गया। घर में कुछ और मुर्गियाँ हैं। जैन समझता है कि यह मेजबान की सगाई है, जैसा सोचा था। लिविंग रूम में असद बैठा है, नकली मुस्कान के साथ। सारा बगल में बैठी है। जैन ने गुस्से में आवाज उठाई, लेकिन माँ ने उसकी परवाह नहीं की और उसे एक कमरे में धकेल दिया। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा है। जैन इसे और नहीं झेल सका। उसने अपनी बहन को ले जाने की योजना बनाई। अगले दिन उसने सामान तैयार किया, एक बस रोकी, लेकिन जब वो सारा को लेने घर आया तब उसे पता चला कि उसके माता पिता तैयार हैं अपनी बहन को जमींदार के घर ले जाने के लिए। सारा उसके पीछे छुपकर रो रही थी। वो नहीं जाना चाहती थी। वो सिर्फ 10 साल की है, लेकिन पिता ने न सुनने का नाटक किया और उसे वहाँ से उठाकर ले गए। जैन पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो गुस्से में आया और घर से निकल गया, पर जल्दी ही उसे भूख लग गई। ठहरने की जगह नहीं थी तो उसे बाहर सोना पड़ा। वो काम करना चाहता है। जैन ने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मालिक देखते हैं कि वो बच्चा है। स्वीकार करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अकस्मात वो राहिल से मिला। राहिल युद्ध क्षेत्र में प्रवासी है। अपनी पहचान छुपाने के लिए हर दिन उसे वैसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं जैसे अखबारों में होते हैं। उसका बच्चा भी है, उसे छुपाना है। काम के समय पर राहिल ने अपने बेटे को शौचालय में छुपाया। काम के बाद उसने उसे ट्रेलर में छिपा दिया। लड़के के पहले जन्मदिन की तैयारी के लिए वो बहुत काम करती है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो केक खरीद सके। उसने दुकान से केक का डिब्बा चुरा लिया, परंतु यह बचा हुआ केक है। वो निराश है, थकी और अकेली भी। उसे लोगों से छुपाना और छुपाना था, और अगले दिन के लिए खाना ढूंढना, यही उसकी जिंदगी थी। जब तक वो लड़के जैन से नहीं मिली थी, उसका जीवन तब से बहुत बदल गया है, क्योंकि जैन बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रह सकता है। उसके लिए काम पर जाना और भी सुविधाजनक है। जैन और उसके बेटे की हंसी सुनकर राहिल को लगता है कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। उसने जैन को यहाँ रखने का फैसला किया। जैन भी बहुत संतुष्ट है, क्योंकि राहिल ने उसे माँ के प्यार को महसूस कराया जो उसे कभी नहीं मिला था। पर एक दिन राहिल चला जाती है और वापस नहीं आती। उसके सहयोगी ने कहा राहिल कल से काम पर नहीं आई है, वो नौकरी छोड़ चुकी है। जैन ने इस पर विश्वास नहीं करता। उनका मानना कि राहिल एक अच्छी माँ है, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बहुत दिन वो घर नहीं आई। घर का खाना खराब हो गया है, नल का पानी सब गंदा पानी है। भूख लगने से बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अंत में जैन को लड़के को ले जाना पड़ा। भीख मांगकर उसने पैसे कमाए और राहिल का ठिकाना पूछा। आखिरकार उन्होंने बाजार में पूछताछ की। एस्प्रो ने कहा वो वही था जिसने राहिलों की मदद की थी। कुछ दिन पहले राहिल के कागजात समाप्त हो गए थे, तो वो चली गई। जैन निराश और नाराज है, पर वो नहीं जानता था
कि एस्प्रो ने झूठ बोला है। उसने कुछ दिन पहले कागजी कार्रवाई की कीमत बढ़ा दी थी। राहिल ने पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन एक विदेशी देश में कोई परिवार और दोस्त नहीं होता। पैसे उधार लेना भी आसान नहीं होता। अंत में पर्याप्त पैसा कमाने के लिए उसे अपने लंबे बाल बेचने पड़े, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस रात उसे खोजा गया था और वह जेल में पकड़ी गई थी। एस्प्रो ने जैन से झूठ बोला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बच्चे को लेना चाहता है। इससे पहले भी उसने राहिलो को बहकाया था उसे बच्चा देने के लिए। वो उसके लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेगा और कागज की परेशानी भी खत्म कर देगा, लेकिन राहिल ने मना कर दिया था। अब उसने जैन को बहकाया कि वो राहिल के बेटे को सुखी जगह ले जाएगा। जैन ने उसे बच्चा दिया, लेकिन उसका चेहरा देखकर जैन ने इनकार किया। वो बच्चे को घर ले गया, लेकिन अगले दिन मालिक ने घर को बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने किराया नहीं दिया था। रहने की जगह नहीं, उन दोनों को सड़क पर रहना पड़ा। भूखा लागने पर उन्होंने बैठकर कच्चा दूध का चूर्ण खाया। वो अब बच्चे को छोड़ना चाहता है, लेकिन राहिलो की याद और बच्चे की आंखों को देख वो नहीं कर सका। लेकिन अंत में जैन एस्प्रो को बच्चा देते वक्त रो रहा था। बच्चे को एक अच्छी जगह पर ले भेजने के लिए उससे भीख मांगी। एस्प्रो ने कहा कि कागज लेने के लिए घर जाओ। कागजों के साथ वह कभी भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी माँ ने उसे डांटा। उसकी माँ ने उसकी कोई परवाह नहीं की। जैन ने अपने पिता से पहचान पत्र मांगे। पिता ने उसे कागजों का डिब्बा दिया। अंदर हर तरह के कागज होते हैं, लेकिन कोई पहचान पत्र नहीं है। वास्तव में भले ही उनका परिवार स्थानीय निवासी थे, लेकिन वे पहचानहीन हैं, तो समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। कागज के उस ढेर में जैन को अचानक अस्पताल में दाखिले का कागज मिल गया। उसने जल्दी से पूछा कि कौन अस्पताल में भर्ती है। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी माँ से विनती की, कौन, पर वो चुप रही। जैन के गालों से आंसू टपक गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आधा महीना पहले सारा स्वस्थ थी, लेकिन अब वो मर चुकी थी। जैन गुस्से में था। उसने चाकू लिया। उसने असद को मारने की कसम खाई थी। अदालत में असद के पास सब कुछ व्यवस्थित है। Oui, c'est comme ça. Plein de filles se marient à son âge, regardez. लोग माँ से पूछते हैं, सारा को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? Je suis épuisé, je cours tout le temps, et vous permettez de me juger? De quel droit vous me jugez? उसकी बात सुनकर सब लोग चुप हैं। असद को निर्दोष पाया गया और जैन को चोट पहुंचाने के लिए जेल भेजा गया था। जेल जाने से पहले उसकी माँ उससे मिलने आई थी। वो भी सारा के बारे में बहुत दुखी है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने जैन को कैंडी का एक बस्ता दिया और उसे खुद की देखभाल करने के लिए कहा। फिर उससे कहा वो फिर से गर्भवती है, सारा की जगह एक बच्चा लेने आ रहा है। यह सुनकर जैन बहुत गुस्से में है। Ça me transperce le cœur. जेल में उसने गलती से एक कार्यक्रम देखा। MC ने कहा कि चीजों को सुझाने के लिए वो बच्चों को फोन कॉल करने में मदद कर सकता है। जैन ने यह सुना और तुरंत फोन किया। देश भर के लोगों ने उसकी इच्छा सुनी। Je porte plainte contre mes parents. बच्चों ने जोर जोर से उसकी जय जयकार की। वे सभी कभी अच्छे बच्चे थे, लेकिन उनके माता पिता का व्यवहार और कठोर जीवन उन्हें और अधिक भ्रष्ट बनाता गया। कुछ समय बाद पुलिस ने सीमा पार का भंडाफोड़ किया। नेता एस्प्रो है। उसने अपना वादा नहीं निभाया। इस बच्चे को लेकर वो पैसे के लिए बेचता। पुलिस ने बच्चे को रहीली को लौटाया। उन्हें अच्छे से जीने के लिए कहा। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया। राहिल फूट फूट कर रो पड़ी। जैसा कि जैन ने कहा, जीवन कीचड़ की तरह है। उसने बस कदम रखा और सबसे गंदा और बदबूदार हो गया। लेकिन विश्वास रखो, जीवन कितना भी कठोर क्यों न हो, उम्मीद से उसे जारी रखो। Vous avez une souris, c'est une photo de passeport par un certificat de décès. D'accord?